दोस्तों, यदि आप भी इंटरमीडिएट एग्जाम की परीक्षा 2026 में फरवरी मार्च में यदि देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में शायद आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। बस अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पॉलिटी का जो है 11th क्लास का चैप्टर 1 से हम पढ़ेंगे और पूरा लास्ट तक पूरे 11th क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 कुल इसमें 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर का जो है हम आपको पूरा सार कॉन्सेप्ट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है राजनीति सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, राजनीति सिद्धांत क्या है? तो राजनीति सिद्धांत हमें यह सोचने में मदद करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, सत्ता कैसे चलेगा, लोगों के अधिकार क्या होंगे। ठीक है ना। अगर आसान भाषा में कहें तो राजनीति को सही दिशा देने वाला सोचने का तरीका। ठीक है ना। राजनीति को सही दिशा देने वाला और सोचने को तरीका जो है आपको राजनीति सिद्धांत बताता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर सरकार कहे सब लोग रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगे। अगर सरकार कहे कि सभी लोग रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगे तो राजनीति सिद्धांत पूछेगा क्या यह आज़ादी पर रोक है, क्या यह सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अगर किसी को बोलने से रोका जाए तो राजनीति सिद्धांत पूछेगा क्या बोलने की आज़ादी हर किसी को मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट जो है राजनीति सिद्धांत क्यों जरूरी है। राजनीति सिद्धांत क्यों जरूरी है? देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, बिना सोचे विचार के राजनीति तानाशाही बन सकती है। क्योंकि राजनीति जो है बिना सोच विचार की राजनीति क्या हो जाती है, तानाशाही बन जाती है। राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता है कि सरकार को कैसे चलना चाहिए, जनता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई नेता बोले कि मुझे सवाल मत पूछो, ठीक है ना, बस नेता मानो, मुझसे कोई सवाल मत पूछो, बस मुझे नेता मानो। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत कहेगा यह लोकतंत्र नहीं है। ठीक है ना। अगर बात करें तो अगला पॉइंट आपको बता दें, फिर आपको बताते हैं कि जनता को वोट देने का अधिकार न मिले। अगर जनता को वोट देने का अधिकार न मिले तो राजनीतिक सिद्धांत कहेगा यह अन्याय है। ठीक है ना। अगला पॉइंट सिर्फ आप समझते जाइए और एग्जाम में बस यूं ही लिख देना है। अगला पॉइंट जो लिखना है आपको, राजनीतिक सिद्धांत किन सवालों पर काम करता है, तो यह ऐसे सवाल पूछता है कि आज़ादी क्या है, समानता क्यों जरूरी है, अधिकार क्या होते हैं, सरकार की सीमा क्या होनी चाहिए। मान लीजिए अमीर और गरीब को एक जैसा कानून मिलना चाहिए। क्या अमीर और गरीब को एक जैसा कानून मिलना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत कहता है हाँ, मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकती है? राजनीतिक सिद्धांत कहता है कि नहीं, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति में अंतर। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं क्या है अंतर दोनों में। राजनीति में पहले हम राजनीति को जानते हैं, फिर राजनीतिक सिद्धांत को जानेंगे। राजनीति जो है यह सत्ता पाने की प्रक्रिया है। चुनाव, पार्टी, सरकार राजनीति में होता है। चुनाव होती है, पार्टी बनती है, सरकार बनता है। ठीक है ना। और राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो सत्ता कैसी होनी चाहिए, न्याय, आज़ादी और समानता कैसी होनी चाहिए, न्याय, समानता, आज़ादी कैसा होना चाहिए। ठीक है ना। ये कहता है राजनीतिक सिद्धांत। मान लीजिए कि चुनाव जीतना राजनीति है, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, यह राजनीतिक सिद्धांत है। चुनाव जीतना क्या है, राजनीति है। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, यह क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो राजनीतिक सिद्धांत का हनन हो जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए कानून बनाना राजनीति है, कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए, यह राजनीतिक सिद्धांत है। समझ रहा है ना। कानून बनाना राजनीति है और कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए, यह राजनीतिक सिद्धांत है। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत कैसे मदद करता है हमें,
तो यह हमें आंख बंद करके मनमाने से रोकता है। यह हमें आंख बंद करके मानने से रोकता है और तर्क करना सिखाता है। समझ रहा है ना। अगर सरकार बोले कि यह कानून जनता के लिए अच्छा है, मान लीजिए सरकार ने कोई नियम कोई कानून बनाया और सरकार बोले कि यह कानून जनता के लिए अच्छा है, लेकिन राजनीति सिद्धांत कहता है कि पहले जांचो सवाल पूछो, पहले जांचो फिर सवाल पूछो। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि अगर कोई नेता धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करता है, धर्म के नाम पर बांटने की अगर कोशिश करता है, तो राजनीति सिद्धांत सिखाता है समानता और धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। ठीक है ना। राजनीति सिद्धांत हमें समझाता है कि समानता और धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और इसमें अगर बात करें तो राजनीति सिद्धांत को नैतिक और न्यायपूर्ण दिशा देता है। राजनीति सिद्धांत क्या है? हमें नैतिक और न्यायपूर्ण दिशा देता है। अगर बात करें तो ये चैप्टर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम अगला चैप्टर आपको शुरू करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में आप लोग। अगला चैप्टर जो है दोस्तों, अगला चैप्टर का जो नाम है स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर स्वतंत्रता, आप लोग किताब में भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्वतंत्रता को समझते हैं बारी बारी से। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। ठीक है ना। मान लीजिए स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? व्यक्ति अपनी इच्छा से सोचे, बोले और काम करे। अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान न पहुंचाए। मान लीजिए कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो। ठीक है ना। अगर आपको स्वतंत्रता बोलने की दी गई तो आप जो चाहे वो आप किसी को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये स्वतंत्रता है। इस पर अगर मान लीजिए कुछ बोलते हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बोलते, अगर दूसरे व्यक्ति को उससे अगर कोई नुकसान होता है, तो यहाँ पे राज्य आपको जो है हस्तक्षेप कर सकता है, आपको वहाँ से हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको कोई काम करने की आज़ादी है, ठीक है ना, तो आप कोई काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को आज़ादी, दूसरे की जो स्वतंत्रता, उसमें कुछ भी आप जो है नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि आप अपनी पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है ना। आप लाउड स्पीकर पर तेज आवाज़ में गाना नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि इससे दूसरे की शांति भंग हो सकती है। ठीक है ना। आपको बस इतनी ही स्वतंत्रता है जितना कि दूसरों को कोई नुकसान उससे ना हो। ठीक है ना। अगर ज़्यादा आप करते हैं तो यहाँ से आपका स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ये स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के दो रूप होते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक। तो पहले हम नकारात्मक को जानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? इसका मतलब क्या है? किसी की रोक टोक ना हो। नकारात्मक स्वतंत्रता किसी की रोक टोक ना हो। मान लीजिए सरकार या समाज बेवजह दखल न दे। ठीक है ना। सरकार या समाज जो है आपको बेवजह दखल नहीं दे सकता है। आप किसी धर्म को माने, सरकार यह तय नहीं कर सकती है कि आप इस धर्म को ना मानिए। मान लीजिए आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, आपको ये स्वतंत्रता दिया गया है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं। इसमें सरकार कोई दखल नहीं दे सकती है। ये स्वतंत्रता आपको दिया गया है। ठीक है ना। आप बोले कि सरकार बिना कारण रोक नहीं सकती है। ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको कपड़ा पहनने की आज़ादी है। ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कपड़ा पहन सकते हैं, इसमें सरकार आपको क्या कर सकती है? रोक नहीं सकती है। ठीक है ना। अब नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो यह क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र होने की क्षमता, सिर्फ रोक न होना नहीं बल्कि साधन भी हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी को वोट का अधिकार है लेकिन वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो वास्तविक स्वतंत्रता अधूरी है। अगर किसी को वोट देने का अधिकार है लेकिन वह पढ़ा लिखा नहीं है, तो यह जो है वास्तविक स्वतंत्रता अधूरी है। ठीक है ना। अगला अगर बात करें, उदाहरण से समझते हैं कि गरीबी बच्चा अगर स्कूल न जाए, गरीब बच्चा अगर स्कूल न जा सके
तो उसकी स्वतंत्रता केवल काम काज पर ही है। ठीक है ना। अगला जो है, स्वतंत्रता पर सीमाएं क्यों जरूरी है। देखिए, अगर हर व्यक्ति को पूरी मनमानी के लिए अगर छूट दे दिया जाए तो समाज अराजकता हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए कानून बनते हैं। अगर हर व्यक्ति को पूरी आज़ादी, पूरी तरह से मनमानी करने की अगर आज़ादी छूट मिल जाए तो क्या हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए जो है कानून बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप को जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ को जो है ना सीमित किया गया है। आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं जितना कि दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान न पहुँचे। मान लीजिए कि ट्रैफिक नियम, अगर सब अपनी मर्ज़ी से गाड़ी चलाए तो दुर्घटना होगी। अगर ट्रैफिक नियम ना होगा तो सब अपनी मर्ज़ी से गाड़ी चलाएगा, क्या होगा, यहाँ पे दुर्घटना ज़्यादा होगी। ठीक है ना। आज़ादी से बोलना ठीक है, लेकिन झूठी अफवाह फैलाना गलत है। आपको आज़ादी दिया गया है, बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप झूठी अफवाह नहीं फैला सकते। ये फैलाना गलत है। इससे समाज में क्या है, अराजकता फैलती है। व्यक्ति और राज्य सरकार का संबंध क्या है। अगला पॉइंट जो है, व्यक्ति और राज्य सरकार का संबंध क्या है। व्यक्ति और राज्य से क्या संबंध है। राज्य का काम है स्वतंत्रता की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर सीमा लगाना, लेकिन सीमा न्यायपूर्ण होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोरोना में लॉकडाउन लगा था, स्वतंत्रता पर रोक लगी थी, लेकिन जनहित में। ठीक है ना। यानी कि जनहित का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि हर एक लोगों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता पर रोक लगी थी। सभी नागरिकों के लिए, हर एक जनता के लिए लगी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के लिए लगी थी, सभी की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता के कोरोना में लॉकडाउन लगी हुई थी, सभी समाज को सुरक्षा के लिए। बिना कारण इंटरनेट बंद कर देना, ये स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अगर बिना कारण इंटरनेट बंद कर देता है तो यह स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाता है। स्वतंत्रता और समानता का संबंध क्या है। स्वतंत्रता और समानता का संबंध क्या है। केवल स्वतंत्रता हो और समानता न हो तो मजबूत लोग कमज़ोरों को दबा देंगे। स्वतंत्रता और समानता में क्या अंतर है। अगर केवल स्वतंत्रता हो और समानता न हो तो मजबूत लोग क्या करेंगे, कमज़ोरों को दबा देंगे। तो क्या यह स्वतंत्रता किसी काम का रह जाएगा। स्वतंत्रता और समानता दोनों होनी चाहिए। ठीक है ना। मान लीजिए कि अमीर को सब सुविधाएं, गरीब को कुछ भी नहीं। अमीर को हर तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा अगर दिया जाए और गरीब को कुछ भी नहीं, तो यह क्या है, स्वतंत्रता व्यर्थ है। स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। दोनों को समान शिक्षा और समान स्वतंत्रता सही ढंग से मिलना चाहिए। ठीक है ना। ये है स्वतंत्रता का अर्थ। उम्मीद करते हैं कि आप स्वतंत्रता पूरी तरह से समझ गए होंगे और चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगला चैप्टर 3 जो तीसरा चैप्टर होगा वो शुरू करेंगे। अब अगला अध्याय जो है समानता। अगला अध्याय समानता को हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो समानता क्या है, इसको हम बारी बारी से समझते हैं। समानता का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। समानता का अर्थ है, समानता का मतलब यह नहीं है कि सब लोग बिल्कुल एक जैसा हो। समानता का मतलब ये नहीं है कि सब लोग बिल्कुल एक जैसा हो। समानता का सही अर्थ है सभी को समान सम्मान अवसर मिलना चाहिए और कानून के सामने सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है ना। सभी को समानता होनी चाहिए। मान लीजिए सब लोग एक जैसे कपड़े पहने, यह समानता नहीं है। हर एक लोग एक जैसा कपड़ा पहने, ये समानता नहीं है। लेकिन सब बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, यह वास्तविक समानता है। हर एक बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर कोई भी वर्ग का हो। हर एक बच्चों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तब जा कर के जो है वास्तविक समानता होती है। ठीक है ना। अगला जो है समानता क्यों ज़रूरी है। अब समानता क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए अगर समाज में समानता न हो तो क्या होगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, समाज टूट जाएगा। ठीक है ना। अगर कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार हो और कुछ को ना मिले तो क्या होगा, बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर कुछ लोगों का वोट देने का अधिकार हो और कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार ना मिले तो क्या होगा,
लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मान लीजिए अगर कानून केवल ताकतवरों के लिए हो तो क्या न्याय कभी हो सकता है? अगर कानून केवल ताकतवरों के लिए हो तो क्या कभी न्याय संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। समानता के प्रकार को आप समझते हैं। कानून के सामने समानता, कानून के सामने समानता का मतलब होता है कानून सबके लिए एक जैसा हो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, मंत्री और आम आदमी दोनों पर एक जैसा कानून लागू हो। ठीक है ना, ये है समानता के प्रकार। समानता के प्रकार चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी के लिए कानून एक जैसा हो, तभी जाकर के सच्ची क्या है, सच्ची समानता है। ठीक है ना, अगर नेता अपराध करे तो उसे भी सज़ा मिले और मिलना चाहिए। ठीक है ना, अगर बात करें अगला पॉइंट की तो अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता मतलब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले। आपको पॉइंट में लिखना है, एक एक पॉइंट जितना भी हम बता रहे हैं ना उतना आपको पॉइंट में देना है और तब जा कर के लिखना है। अवसर की समानता मतलब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी की परीक्षा सबके लिए खुली होनी चाहिए। लड़का लड़की दोनों को पढ़ाई का समान अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक समानता मतलब जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको पॉइंट में देना है सामाजिक समानता मतलब जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मंदिर स्कूल कुआं सबके लिए खुला होना चाहिए, तब जाकर के समानता है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग के लिए स्कूल खुला है और किसी वर्ग के लिए स्कूल नहीं खुला है। मंदिर में बड़े वर्ग जा सकते हैं, छोटे वर्ग नहीं जा सकते। ये समानता नहीं है, ये समानता का उल्लंघन है। ठीक है ना, दलित और पिछड़े वर्ग के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए, ये है समानता। आर्थिक समानता मतलब बहुत ज़्यादा अमीरी और बहुत ज़्यादा गरीबी न हो। मान लीजिए न्यूनतम मजदूरी तय करना, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और राशन मिलना चाहिए। समानता और विशेष सुविधा, सभी को समान मौका देने के लिए कभी कभी विशेष सुविधा देनी पड़ती है। समानता का विशेष सुविधा क्यों दिया जाता है? सभी को समान मौका देने के लिए कभी कभी विशेष सुविधा देनी पड़ती है। इसे समानता के खिलाफ नहीं बल्कि समानता के लिए माना जाता है। ठीक है ना, जो होता है का आजकल देखते हैं सरकार अगर कोई पिछड़े वर्ग को के प्रति जो कोई योजना चलाती है, कोई फंड लाती है, मदद करती है, तो सरकार का उद्देश्य होता है कि सभी को समान रूप में लाना। सरकार समान रूप में लाने की प्रयास करता है। किसी भी माध्यम से अगर कोई योजना फंड जो गरीबों को पिछड़े वर्गों को मिलता है तो उन्हें उठाने की प्रयास रहता है सरकार का। ठीक है ना, जैसे SC ST OBC का आरक्षण, मान लीजिए अगर आज के दौर में SC ST OBC को अगर आरक्षण नहीं दिया हुआ होता रहता तो क्या कभी वो पिछड़े वर्ग के लोग ऊपर उठ पाते? अगर आरक्षण नहीं दिया होता तो, क्योंकि न उनके पास पैसे हैं, न उनके पास कुछ है, न सुविधा है, न व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है ना, उनको अगर आरक्षण नहीं दिया जाता तो कभी वो उठ पाता? नहीं उठ पाता। इसीलिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं छूट प्रदान की गई है। ये संविधान में आप विशेष जो अब आगे जब क्लास में पढ़िएगा 11th 12th के बाद जब पढ़िएगा तो आपको पूरी विस्तार से जानकारी मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आरक्षण दिया गया है। क्यों आरक्षण दिया गया है पिछले वर्गों को? क्योंकि सभी को सरकार समानता में लाने की प्रयास करता है, इसीलिए विशेष आरक्षण दिया गया होता है। ठीक है ना, अगला जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित। अगर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित ना होता तो क्या कभी महिला ऊपर उठ पाती? या सीट आरक्षित जो है महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित किया गया है, ये किस लिए किया गया है? ये बराबरी में लाने के लिए कोशिश किया गया है। महिलाओं को भी ऊपर उठाने की, महिला और पुरुष को बराबर लाने की कोशिश किया गया है। नहीं तो आप सब भली भांति जानते हैं कि महिलाओं को समाज में जो है कितने निचले स्तर से देखा जाता है। ठीक है ना, महिलाओं में समाज की बहुत ही कम दावेदारी कहे तो हर एक जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसीलिए महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया है।
अब अगला जो पॉइंट है, समानता और स्वतंत्रता का संबंध क्या है। मान लीजिए अगर केवल समानता हो और स्वतंत्रता न हो, अगर समानता हो और स्वतंत्रता ना हो तो क्या हो जाएगा बताइए कमेंट करके। व्यक्ति दब जाएगा। आपको सिर्फ स्वतंत्रता है, समानता नहीं है। अगर केवल स्वतंत्रता हो और असमानता न और समानता न हो तो शक्तिशाली हावी हो जाएंगे। मान लीजिए आपको स्वतंत्रता है और समानता नहीं है तो शक्तिशाली वर्ग जो है ना वो क्या है, उस छोटे वर्ग पे हावी हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके पास सब कुछ है ना, तो छोटे वर्ग को क्या कर सकता है, वो दबा सकते हैं। इसीलिए समानता और समानता और स्वतंत्रता दोनों जरूरी है, ठीक है ना, दोनों जरूरी है। सभी को समान कानून, समान बोलने की आज़ादी मिलना चाहिए, ठीक है ना। तब जाकर स्वतंत्रता और समानता अगर बराबर नहीं है तो फिर व्यक्ति का जीवन अधूरा रह जाता है, ठीक है ना। समान शिक्षा, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, सभी को समान शिक्षा और सभी को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता कहता है। स्वतंत्रता का मतलब ही यही है। आप समझ गए समानता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है। तो समानता अगर रहेगा, स्वतंत्रता नहीं रहेगा तो फिर चल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको चैप्टर 3 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम अगले चैप्टर जो है ना, चौथे चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसे भी आप लोग पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। इस क्लास को आप 1-2 बार जो है ना रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिपीट करके, और एग्ज़ाम में आप इस तरीके से लिखिए ना, बेहतर प्रदर्शन कीजिए, बेहतर नंबर आएगा। चलिए अब जो है अगला चैप्टर 4 शुरू करते हैं। अब इसे भी पूरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। चैप्टर 4 नंबर का नाम है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है, न्याय का मतलब क्या है, तो चलिए जानते हैं एक एक करके। हर व्यक्ति को उसका उचित हक मिले। न्याय का यही मतलब है ना कि हर व्यक्ति को उसका उचित हक मिले, है ना। न्याय सबको एक जैसा देना नहीं, न्याय सबको एक जैसा देना नहीं, न्याय ज़रूरत के अनुसार देना है, ठीक है ना। न्याय ज़रूरत के अनुसार मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बीमार व्यक्ति को इलाज चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं। बीमार व्यक्ति है तो उसे इलाज होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को होनी चाहिए नहीं। जब वो स्वस्थ है ही तो उसे क्या ज़रूरी है, कोई ज़रूरी है नहीं, ठीक है ना। तो यही न्याय है। जिसे ज़रूरत हो उसे न्याय मिलना चाहिए, ठीक है ना। कमज़ोर छात्र को ज़्यादा मदद बराबरी में लाने के लिए, कमज़ोर छात्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए बराबरी में लाने के लिए। सामाजिक न्याय क्या है, जब समाज में जाति, धर्म, लिंग, गरीबी के कारण भेदभाव हो तो उसे हटाना सामाजिक न्याय होता है। सामाजिक न्याय क्या है, जब समाज में जाति, धर्म, लिंग, गरीबी के कारण यदि भेदभाव हो तो उसे हटाना क्या है, सामाजिक न्याय कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर किसी जाति को मंदिर में जाने से रोका जाता है तो यह सामाजिक अन्याय है। समझ रहा है ना। अगर किसी जाति को मंदिर में जाने से यदि रोका जाए तो यह क्या है, यह सामाजिक अन्याय है, अन्याय है। लड़कियों को पढ़ने न देना, यह सामाजिक क्या है, अन्याय है। मान लीजिए अगर आप लड़कियों को नहीं पढ़ने देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, आप अन्याय कर रहे हैं। ये न्याय नहीं है। न्याय सबको मिलना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। मंदिर, मस्जिद हर एक व्यक्ति को जाने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े वर्ग के लोग जाएंगे, छोटे वर्ग के लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सभी को जाने दिया जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना। न्याय का मतलब सामाजिक अन्याय के कारण जातिगत गरीबी, अशिक्षा, पितृसत्ता ये सब होता है। सामाजिक अन्याय के कारण क्या है, जातिगत भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा, ये सब सामाजिक अन्याय के कारण है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए गरीब परिवार का बच्चा मजदूरी करे, यह क्या है, अन्याय हो रहा है। मालिक को सिर्फ महिला होने के कारण कम वेतन देना, यह क्या है, न्याय है, अन्याय है। महिला जो है, महिला को सिर्फ महिला होने के कारण अगर कम वेतन दिया जाता है तो यह अन्याय है। समझ रहा है ना। महिला है
तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कम से कम वेतन दिया जाए। वो भी तो काम करती है, वो भी आपकी इतना समय देती है ना। ऐसा थोड़ी कि आप 12 घंटा काम करते हैं, महिला 6 घंटा काम करती है, वो भी आपकी इतना काम करती है, पर उसको जितना आपको सैलरी दिया जा रहा है उतना आपको नहीं दिया जा रहा है। ये अन्याय है। हाँ, बशर्ते कि स्किल के अनुसार, अगर मान लीजिए जितनी स्किल आपके अंदर में हो उतना स्किल अगर एक महिला के अंदर में भी है, अगर तब जा कर के उसको आपके जैसा वेतन नहीं दिया जा रहा है तो यह अन्याय है। समझ रहा है ना। सभी को स्किल दोनों को बराबर है, लेकिन महिलाओं में अगर कम वेतन दिया जाए महिला होने के कारण तो यह अन्याय है। समझ रहे हैं ना। सामाजिक न्याय कैसे लाया जाएगा? तो कानून के द्वारा। सरकार ऐसे कानून बनाती है जो कमज़ोर वर्ग की रक्षा करती है, जैसे SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम, ठीक है ना। बाल मजदूरी निषेध कानून क्या है? आप देखिएगा हर कंपनी में लिखा हुआ रहता है बाल मजदूरी निषेध कानून, कि आप 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कंपनी में नहीं काम करवा सकते हैं। ये सरकार कानून हर एक जगह लागू किया है, ठीक है ना। विशेष योजनाओं के द्वारा कमज़ोर वर्ग को आगे लाने के लिए आप देखिएगा कि ये न्याय को ऊपर लाने के लिए सरकार जो कार्य करती है, विशेष योजना के द्वारा, कुछ विशेष वर्ग योजना के द्वारा गरीबों को, कमज़ोर वर्ग को आगे लाने का प्रयास सरकार का उसका मकसद होता है, ठीक है ना। मान लीजिए उदाहरण के लिए आरक्षण क्यों दिया गया है? आरक्षण सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि गरीब लोगों को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। अगर आरक्षण ना दिया जाए तो कभी गरीब उठ सकता है? नहीं उठ सकता है। छात्रवृत्ति क्यों दिया जाता है? स्कूल में बच्चों को जो छात्रवृत्ति दिया जाता है वो सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल सके, आर्थिक सहायता मिल सके, ताकि उस पैसे से वो आगे बढ़ सके, कुछ हेल्प मिल सके, इसीलिए छात्रवृत्ति दिया जाता है। क्या है? उनको न्यायपूर्वक जो है ऊपर उठाने का प्रयास करने का उद्देश्य रहता है सरकार का, ठीक है ना। सामाजिक न्याय और समानता में क्या संबंध है? अगला पॉइंट जो है सामाजिक न्याय और समानता में क्या संबंध है? बिना सामाजिक न्याय समानता सिर्फ कागज़ पर रहेगी। अगर मान लीजिए कि अगर बिना सामाजिक न्याय को समानता क्या है? सिर्फ कागज़ पर रहेगी, कागज़ पे है। उदाहरण, कानून समान है लेकिन गरीब को वकील नहीं मिलता है, यह न्याय अधूरा है। कानून बना हुआ है, किताब पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर गरीबों को वकील नहीं मिल रहा है, गरीबों को कोई सहारा नहीं हो रहा है, यह क्या है? यह न्याय अधूरा है। मान लीजिए सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन दबे वर्ग को डर, वास्तविक समानता नहीं है। सामाजिक न्याय और राज्य की भूमिका क्या है? अगला पॉइंट जो है सामाजिक न्याय और राज्य की भूमिका क्या है? राज्य सरकार का काम क्या है? अन्याय को खत्म करना, कमज़ोर की रक्षा करना, कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना और कमज़ोर वर्गों को अवसर देना, विशेष अवसर देना। उदाहरण के लिए गरीब के लिए मुफ्त शिक्षा, महिलाओं के लिए विशेष कानून। ये क्या है? ये राज्य सरकार की भूमिका है। ये न्यायपूर्वक कार्य करने की उद्देश्य है, सभी को समानता लाने का प्रयास है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चौथा चैप्टर भी अब आपका कंप्लीट हो गया। अब हम 5वें चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, उसमें फिर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में दिया गया है अधिकार क्या होते हैं। अधिकार दिया होगा आपके बुक में, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अधिकार क्या है, अधिकार को समझते हैं, ठीक है ना। अधिकार क्या है, इसका क्या अर्थ होता है? अधिकार वे सुविधाएं और स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करती हैं। अधिकार वे स्वतंत्रता और सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करती हैं। कैसे करती हैं? वे चीज़ें जिनके बिना इंसान नहीं रह सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी बात कहने का अधिकार बिना डर के बोल सके, ये आपका अधिकार है। आप अपनी बात को कहने का अधिकार जो है ना, बिना डर के आप बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर। ऐसा नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी दे दी गई तो आप किसी को गालियाँ दे दीजिए,
है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला जो है अपनी पसंद से काम करने का अधिकार। आपका ये अधिकार है कि आप अपने मन पसंद, आप अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आप ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका अपना मन होना चाहिए। अगर आपका मन है कि हम ये काम करें तो आपको इसमें कोई बाधा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका अधिकार है। अधिकार क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अधिकार के बिना व्यक्ति गुलाम बन सकता है। अगर अधिकार नहीं होगा तो अधिकार के बिना व्यक्ति क्या है, गुलाम बन जाएगा, बन सकता है, सत्ता मनमानी कर सकती है। मान लीजिए अगर सरकार को आलोचना से रोका न जाए, अगर सरकार को आलोचना से रोका न जाए तो तानाशाही आ जाती है, ठीक है ना, तानाशाही आ सकती है। अगर पुलिस बिना कारण गिरफ्तार करे व्यक्ति असुरक्षित होगा। अगर पुलिस आपको बिना कारण गिरफ्तार करते हैं तो व्यक्ति असुरक्षित महसूस करेगा, ठीक है ना। अगर अधिकार नहीं रहेगा तो फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं अगले पॉइंट जो है अधिकार और कर्तव्य का संबंध क्या है। अधिकार और कर्तव्य का संबंध क्या है? अधिकार अकेले नहीं चलते हैं, कर्तव्य साथ में ज़रूरी है। मान लीजिए अधिकार सुविधा देता है, कर्तव्य जिम्मेदारी सिखाता है। अधिकार क्या है? अधिकार हमें सुविधा देती है और कर्तव्य क्या करता है, हमें जिम्मेदारी सिखाती है। जैसे आपको बोलने का अधिकार है लेकिन गाली देने का अधिकार नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपको अधिकार है तो सिर्फ सुविधा के लिए आपको सिर्फ अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है। कर्तव्य का मतलब है जिम्मेदारी। आपको जिम्मेदारी से कोई काम करना है, ठीक है ना। देश के जो है ना, देश या राज्य या समाज के हित के लिए आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप उल्लंघन कीजिए, नियम को, कानून को उल्लंघन कर दीजिए। ये आपका कर्तव्य है कि आप सुरक्षित वे में कोई भी कार्य करें। जैसे कि मतदान का अधिकार है लेकिन वोट डालना जिम्मेदारी भी है, ठीक है ना। अब आते हैं अगला पॉइंट जो है मौलिक नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार ये क्या होता है? नैतिक अधिकार जो सही गलत की भावना से आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कानून में लिखे हो या ना हो, कानून में लिखे हो या ना हो, उदाहरण के लिए गरीबों को खाना मिलना चाहिए, ये नैतिक अधिकार है। मान लीजिए कोई गरीब है, उसको खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आप अगर सक्षम है तो आप उस गरीबों को खाना खिला सकते हैं, खिला दीजिए। ये आपका नैतिक और कानूनी अधिकार है। किसी को अपमानित न किया जाए। आप अब ऐसा नहीं है कि कानून में नहीं लिखा है तो आप किसी को अपमानित कीजिएगा, आप किसी को टॉर्चर कीजिए, किसी को मानसिक टॉर्चर कीजिए, ये करना बिल्कुल उचित नहीं है। और आपको जो भी करना है पूरी नैतिक वे में करना है, ठीक है ना। कानूनी अधिकार क्या होता है? जो संविधान या कानून में लिखे होते हैं। अब आते हैं कानूनी अधिकार पे। तो कानूनी अधिकार का मतलब होता है जो संविधान या कानून में लिखे होते हैं, ठीक है ना, उसे फॉलो करना हमारी कर्तव्य है, ठीक है ना, उसे अपनाना हमें कर्तव्य है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नागरिक अधिकार। अब जो है अगला पॉइंट है नागरिक का अधिकार क्या है? तो वे अधिकार जो राज्य नागरिक को देते हैं। नागरिकों का अधिकार क्या है? तो वे अधिकार जो राज्य नागरिकों को देता है। न्यायालय जाने का अधिकार है, ठीक है ना। समान कानून संरक्षण का अधिकार है। अगला पॉइंट है राजनीतिक अधिकार। राजनीति में भाग लेने से जुड़े अधिकार। उदाहरण के लिए वोट देने का अधिकार है आपको, चुनाव लड़ने का अधिकार है आपको, ठीक है ना। अधिकारों की सीमाएं क्या है? अधिकार पूर्ण नहीं होते, समाज और राष्ट्र हित में सीमा लग सकती है, ठीक है ना। समाज और राष्ट्र हित में क्या है? अधिकार पूर्ण होने में समय लग सकती है। अगला जो है जैसे मान लीजिए अभिव्यक्ति की आज़ादी लेकिन देशद्रोही नहीं। आंदोलन का अधिकार है लेकिन हिंसा करने का अधिकार नहीं है। आंदोलन आप कर सकते हैं, ठीक है ना, संविधान के दायरे में रहकर आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन हिंसा नहीं फैला सकते हैं। राज्य सरकार की भूमिका क्या है? तो राज्य सरकार की भूमिका है, राज्य का काम है अधिकारों की रक्षा करना। राज्य सरकार के क्या काम है? अधिकारों की रक्षा करना, उल्लंघन होने पर न्याय देना, ठीक है ना। अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो राज्य सरकार आपको न्याय दिलाने का कार्य करेगा, ठीक है ना।
कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार की रक्षा किया जाना है। कोर्ट के द्वारा आपको आपके जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं सभी अधिकार, इस अधिकार को रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और पुलिस के द्वारा सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका चैप्टर 5 जो है कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट भी आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब अगला चैप्टर जो है छठा, नागरिकता को समझते हैं। नागरिकता का मतलब है किसी देश का कानूनी सदस्य होना। नागरिकता का मतलब है किसी देश का कानूनी सदस्य होना, यानी नागरिक को अधिकार मिलते हैं और कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं, ठीक है ना। अगर आप भारतीय हैं तो आपको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं और कुछ कर्तव्य भी आपको निभाना होता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे मानते हैं भारत का नागरिक वोट देने का अधिकार है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। नागरिक पर टैक्स देना आपका कर्तव्य है, ठीक है ना। आप वोट देने का अधिकार आपको मिला हुआ है, लेकिन आपको टैक्स देना भी आपका कर्तव्य है, ठीक है ना। नागरिक और विदेशी में क्या अंतर है? देखिए, आप अगर नागरिक है तो आप अस्थायी सदस्य हो सकते हैं, सभी अधिकार आपको मिला हुआ है, वोट देने के अधिकार आपको मिला हुआ है। विदेशी अगर है तो उनको अस्थायी सदस्य, यानी कि वो हमेशा के लिए अस्थायी सदस्य हैं, वो अस्थायी सदस्य नहीं कह सकते हैं। सीमित अधिकार है, विदेशी को वोट नहीं दे सकते हैं। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, ठीक है ना, वो वोट नहीं दे सकता है, सीमित अधिकार है। वो सिर्फ कुछ दिन घूमने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस सकते हैं। इसके लिए कई सारे कानून प्रक्रिया को करना होता है, तो आपको आगे हम समझाएंगे, ठीक है ना। आगे अभी बात करते हैं। भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। विदेशी पर्यटक जो है नहीं लड़ सकता है। नागरिकता के अधिकार क्या है? नागरिकता के अधिकार है, नागरिकता मिलने से राजनीतिक अधिकार, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सम्मान आपको मिलता है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको राजनीतिक अधिकार मिलता है, कानूनी सुरक्षा मिलता है, सामाजिक सम्मान मिलता है। मान लीजिए मतदान का अधिकार आपको दिया गया है, सरकारी नौकरी का अधिकार है, सब तरह का अधिकार आपको मिला हुआ अगर आप भारतीय नागरिक हो तो, ठीक है। नागरिकता के कर्तव्य क्या है? नागरिक को कानून मानना है, देश की एकता बनाए रखना है, टैक्स देना है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, समान नागरिकता का विचार। लोकतंत्र में सभी नागरिक समान हैं, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, ठीक है ना। सभी को वोट का बराबर अधिकार है, ठीक है ना। कानून सब पर समान लागू है। नागरिकता और बहिष्कार, कभी कभी कुछ लोगों को अधिकार नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? पहचान नहीं मिल पाती है। जैसे कुछ घुमंतु जनजातियाँ जो होती हैं वो उनका जो आती है स्पष्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। शरणार्थी लोग जिनका जो है कोई डेटा नहीं मिल पाता है, इस कारण जो है कुछ लोग जो है वोट से वंचित रह जाते हैं। वैश्विक नागरिकता, आज दुनिया जुड़ रही है। मानव अधिकार, पर्यावरण, शांति, जलवायु परिवर्तन, सबकी जिम्मेदारी, मानव अधिकार का उल्लंघन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को जो है, ठीक है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर भी आप समझ गए होंगे और हम फिर अगला चैप्टर है 7 चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इस चैप्टर को पूरे ध्यान से आप लोग जरूर सुनिएगा। ये 7वां चैप्टर है राष्ट्रवाद, ठीक है ना। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि यह साझा इतिहास, साझा संस्कृति, साझा भावना, ठीक है ना। भारत में अलग अलग भाषा, धर्म है, फिर हम खुद को भारतीय कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश में अनेक प्रकार के जाति, धर्म सभी है, लेकिन इतना विविधता होते हुए भी हम राष्ट्रीय भारतीय कहलाते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट में भारत की जीत, पूरे देश की खुशी। क्या होता है? क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में क्या होता है? ऐसा थोड़ी कि हम जीत गए, पूरे भारत जीतता है, देश की खुशी होती है। ये राष्ट्र, इससे क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा। लेकिन अंधा राष्ट्रवाद खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए देश की सुरक्षा के लिए त्याग, सकारात्मक राष्ट्रवाद, ठीक है ना। दूसरे देश या समुदाय से नफरत, नकारात्मक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कैसे पैदा होता है?
तो साझा संघर्ष, स्वतंत्रता का आंदोलन, समान उद्देश्य, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, विश्व शासन के खिलाफ एकता, नागरिकता और राष्ट्रवाद का संबंध। नागरिकता और राष्ट्रवाद का संबंध क्या है? राष्ट्रवाद नागरिकों को जोड़ता है लेकिन किसी को बाहर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सभी नागरिक राष्ट्र का हिस्सा है। धर्म के आधार पर भेदभाव गलत है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र को संस्कृति से जोड़ना ठीक है जब समावेशी हो, गलत कब है? जब दूसरों को बाहर करे, ठीक है ना। भारतीय त्योहारों का सम्मान करना है, किसी एक संस्कृति को थोपना नहीं है। आक्रामक राष्ट्रवाद, जब राष्ट्रवाद हिंसा, युद्ध, नफरत को बढ़ावा दे तो दूसरे देश को, जैसे कि दूसरे देशों को नीचा दिखाना, ये नहीं है, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों को देशद्रोही कहना। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र, लोकतंत्र में राष्ट्रवाद संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, संविधान का सम्मान। सच्चा राष्ट्रवाद और सहमति को देशद्रोह कहना लोकतंत्र के खिलाफ है, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। अब अगला चैप्टर लास्ट है, इसे हम समझते हैं सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। इसे भी आप पूरी आसानी से समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगला चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है, ये धर्मनिरपेक्षता समझते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? आठवां चैप्टर जो है दिया है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? तो राज्य सरकार किसी एक धर्म से जुड़ाव नहीं रखता है, ठीक है ना। राज्य सरकार का काम किसी एक धर्म से जुड़ाव नहीं रखना है और सभी धर्मों को साथ सम्मान व्यवहार करना है, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? राज्य सरकार को किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना है, उन्हें सभी धर्मों को साथ सम्मान व्यवहार करना है। धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। सरकार किसी एक धर्म को राजधर्म नहीं बना सकती है। हर नागरिक को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। धर्मनिरपेक्षता क्यों जरूरी है? क्योंकि समाज में कई धर्म, कई आस्थाएं, बिना धर्मनिरपेक्षता के समाज टूट सकता है। मान लीजिए अगर सरकार एक धर्म को बढ़ावा देती है, बाकी असुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? एक धर्म को बढ़ावा देंगे और दूसरे धर्म को क्या, इससे असुरक्षित महसूस होगा, ठीक है ना। धार्मिक दंगे होना शुरू हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता की कमी होने लगेगी, ठीक है ना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या है? भारत की धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को सम्मान देती है, ठीक है ना, ज़रूरत पड़ने पर और हस्तक्षेप भी करती है। सरकार मंदिर, मस्जिद, चर्च सबको मान्यता देती है। सरकार मंदिर, मस्जिद, चर्च सबको क्या करती है? मान्यता देती है। अगर किसी धर्म में कुप्रथा हो, कानून द्वारा उसे रोका जा सकता है, ठीक है ना। पश्चिमी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर। पश्चिमी मॉडल पूर्व अलगाव, भारतीय मॉडल समान दूरी। पश्चिमी मॉडल धर्म से दूरी और भारतीय मॉडल धर्म में सुधार, ठीक है ना। भारत में धार्मिक संस्थानों का नियम, धार्मिक स्वतंत्रता का सामाजिक सुधार। धर्मनिरपेक्षता और अधिकार क्या है? धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कमज़ोर छोटे वर्ग को सुरक्षा देती है, ठीक है ना। अपना धर्म मानने का अधिकार है, धर्म बदलने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्षता के खतरे, सांप्रदायिकता, राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग करना, ये गलत है। धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये गलत है, ठीक है ना। धार्मिक नफरत फैलाना, ये गलत है, ठीक है ना। सच्ची धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? सभी धर्मों का सम्मान, संविधान सर्वोपरि है, किसी धर्म का पक्षपात नहीं करना है, संविधान के अनुसार शासन, सभी नागरिकों का सम्मान होना चाहिए। तो यह अध्याय भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपका पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो एक बार कमेंट में ये ज़रूर लिख दीजिए कि हाँ हमने पूरा लास्ट तक
वीडियो देखे हैं, ताकि इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि आप जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उसमें सबसे अलग ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका कमेंट आता है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।